बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में। ठीक, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ग्लैंड्स क्या चीज़ है हमारे पास, ग्लैंड्स की तारीफ क्या है हमारे पास। तो ग्लैंड्स बेसिकली हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो कि सेक्रीशन की एबिलिटी रखते हैं। इसकी बुनियाद पर हम इसको क्या कह देते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज़ कॉल्ड ग्लैंड्स। ठीक हो गया। तो ये आ जाती है हमारे पास इसकी तारीफ, मीन्स के स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज दैट अंडरगो सेक्रीशन। ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ग्लैंड। ठीक है। तो ग्लैंड्स के हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ऑलमोस्ट 5। हम एक को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड पैटर्न, कि शेप और पैटर्न की बुनियाद पर हमारे पास कितने टाइप्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास शेप और पैटर्न के लिहाज से। शेप और पैटर्न के लिहाज से हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं, तो उसकी मेन जो है वो 2 सब कैटेगरीज आ जाती हैं शेप और पैटर्न के लिहाज से। एक सिंपल और एक कंपाउंड। एक को हम अलग से स्टडी करेंगे। सिंपल सिंपल ग्लैंड्स मीन्स कि वो ग्लैंड जिनके जो हमारे पास डक्ट है वो सिंगल होगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, और सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन भी हमारे पास सिंपल होगा, सिंगल होगा। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कंपाउंड, या जिसमें आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। ठीक है, कि मैं इसके एक से ज़्यादा हमारे पास ओरिजिन के सेक्रीशन होंगे और एक से ज़्यादा हमारे पास डक्ट्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, जो इंटरव्यूलर वगैरह में कन्वर्ट होंगे आगे जाके। तो हम अभी डिस्कस करते हैं सिंपल के। तो सिंपल के हमारे पास सब कैटेगरीज है फर्दर। तो हमारे पास 2 है, एक एल्व्यूलर और एक टिब्यूलर। ठीक है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं एल्व्यूलर को। तो एल्व्यूलर में हमारे पास आ जाते हैं 2 सब ब्रांचेस। ठीक है। वैसे एल्व्यूलर क्या होता है, ये हमारे पास ये सिंपल ब्रांच जिसमें एसाइनर शेप होता है। ठीक है, जो हमारे पास डक्ट का जो लोब होता है या जिस डक्ट से वो पास थ्रू करते हैं, तो उसका शेप क्या होता है, एसाइनर, क्लब शेप, बॉल शेप। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। और उसकी 2 मेन डिविजन्स हैं, स्ट्रेट और ब्रांच्ड। स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड। तो एल्व्यूलर के हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई साहब, 2 टाइप, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच्ड। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है कि स्टेज में हमारे पास जो है सिर्फ डायरेक्ट एक ही ट्यूब गई होगी, एक ही डक्ट गई होगी। ठीक है, जबकि जो ब्रांच है उसमें हमारे पास ब्रांचिंग हुई होगी। अब हम स्ट्रेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो स्ट्रेट है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये ठीक हो गया, मीन्स कि स्ट्रेट वहाँ पर असाइनर अटैच होंगे। और ब्रांच में क्या होगा कि फर्दर ब्रांचिंग हुई होगी इस तरह से। ठीक हो गया। जो हमारे पास स्ट्रेट एल्व्यूलर्स है मौजूद है डक्ट टाइप, ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये मौजूद है हमारे पास यूरिथ्रल ग्लैंड्स के अंदर।
और जो हमारे पास ब्रांच्ड है, ठीक है, तो ब्रांच्ड हमारे पास टाइप है वो सीबेशियस और म्यूकस ग्लैंड की टाइप्स में आ जाती है, सीबेशियस एंड म्यूकस ग्लैंड्स। तो ये इसके हमारे पास टाइप्स आ गई। नेक्स्ट सिंपल में हमारे पास टाइप आती है जिसको कहते हैं ट्यूब्यूलर। नाम से जाहिर है कि इसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे सेक्रेटरी वेसिकल्स के या सेक्रेटरी ओरिजिन के, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। इसके हमारे पास फर्दर 3 डिविजन हैं, स्ट्रेट, क्वाइल एंड ब्रांच्ड। स्ट्रेट, क्वाइल्ड एंड ब्रांच्ड। तो स्ट्रेट जो है हमारे पास, इसकी कुछ ऐसी शेप होती है ये, ठीक है। जो क्वाइल्ड है इसकी हमारे पास कुछ ऐसे शेप होती है, मीन्स के ट्यूब की क्वाइलिंग हो चुकी होती है, ठीक है। ट्यूब ही है मगर क्वाइल्ड शेप में, जबकि ब्रांच में हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हुई होती है, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रेट ट्यूब्यूलर है ये मौजूद होते हैं हमारे पास यूटिराइन ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। यूटिराइन ग्लैंड्स के अंदर, जबकि जो हमारे पास क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर सिंपल ग्लैंड्स है ये मौजूद होते हैं हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। जो ब्रांच ट्यूब्यूलर सिंपल है ये हमारे पास पाइलोरिक और गैस्ट्रिक के अंदर मौजूद होते हैं, पाइलोरिक प्लस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है सिंपल की डिवीजन। दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड की डिवीजन। तो कंपाउंड में हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, कंपाउंड की हमारे पास आ जाती हैं 3 कैटेगरीज। सबसे पहले ट्यूब्यूलर, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास एल्व्यूलर, फिर आ जाती है हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर, मीन्स के ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर कंपाउंड ग्लैंड्स, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ट्यूब्यूलर है कंपाउंड में है तो ये हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर हो गए, मीन्स कि इसके बहुत सारी ओरिजिनेशन होंगे। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ट्यूब्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास देखें एक ही में ट्यूब में जा रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास ट्यूब्यूलर, इसमें कंपाउंड के अंदर एल्व्यूलर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मतलब बहुत सारे जो है ना एसाइनी जो होते हैं वो बना रहे होते हैं इसका सेक्रेटरी प्रोडक्ट और फिर वेसल्स के अंदर रिलीज कर रहे होते हैं। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें ट्यूब्यूल भी होंगे और एल्व्यूलाई भी होंगे। किस तरह से, मीन्स कि ये हो गए हमारे पास एसाइनर, फिर इसके साथ होंगे ट्यूब्स, फिर वो अटैच हो रहे होंगे मेन डक्ट के अंदर। तो इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जो ट्यूब्यूलर कंपाउंड है हमारे पास ये मौजूद होते हैं किडनीज के अंदर, ये मौजूद होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये मौजूद होते हैं हमारे पास म्यूकस ग्लैंड जो कि माउथ के अंदर मौजूद रहता है,
दूसरी तरफ जो एल्व्यूलर है हमारे पास, ये मौजूद होते हैं पेनक्रियास में, ईसोफेगस में, पेनक्रियास, ईसोफेगस, मेमोरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है ये भी सेम इसी की तरह आ जाते हैं। ठीक है, पेनक्रियास, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस और मेमोरी ग्लैंड्स। तो इस तरह से हमारे पास शेप और पैटर्न की बुनियाद पर हमने इसके ये क्लासेस पढ़ी कि सिंपल की पढ़ी 2 क्लासेस सब, और फिर हमने कंपाउंड्स की 3 क्लासेस पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास इज ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स के प्रोडक्ट की बुनियाद पर जो है ना हमारे पास इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, कि वो क्या क्या कैसे कैसे प्रोडक्ट जो है वो सिक्रीट करने की कोशिश कर रहा है, जो ग्लैंड हमारे पास है। तो उसकी बुनियाद पर इसकी हमारे पास आ जाती है मेन 4 कैटेगरीज। ठीक है, हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 हमारे पास या फिर इसको हम एक्राइन भी कहते हैं। सेकंड एपोक्राइन। ठीक है, थर्ड होलोक्राइन, एंड फोर्थ साइटोक्राइन। ये हमारे पास 4 मेड मोड ऑफ रिलीजेज हैं जिनके ज़रिए जो है ना ग्लैंड प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं। अब मीजोक्राइन के अंदर क्या होता है, मीजोक्राइन के अंदर हमारे पास सिंपल एक्सोसाइटोसिस होती है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स। अब बुक्स में लिखा गया है कि इसमें ना सेल मेम्ब्रेन यूज मतलब काम करता है, ना फिर जो हमारे पास है साइटोप्लाज्म वो काम कर रहा होता है। लेकिन एक्सोसाइटोसिस जब भी होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है और साइटोप्लाज्म भी। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनेलिस के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास गोल्जी बॉडीज होती हैं जो कि वेजिकल्स बनाने में मदद करेंगी। वो वेजिकल बन जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म का एक पार्ट कम होने लगा है, साइटोप्लाज्म का पार्ट कम होने लगा है ना, क्योंकि वो किस चीज़ से बने, गोल्जी बॉडी से वेजिकल्स बने। अब जब वो जाते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के करीब तो उसके अंदर फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और साइटोप्लाज्म का कम हो जाएगा। ओवरऑल सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से उनके कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, हालांकि एक्सोसाइटोसिस में दोनों यूज़ हो रहे होते हैं। सेल ओवरऑल इफेक्ट इज नील या नलीफाइड। ठीक है, मीन्स उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास एपोक्राइन। अब नाम से ज़ाहिर है, एपो मीन एपिकल पोर्शन। ठीक, कि इन सेल्स का जो एपिकल पोर्शन है वो सेक्रीट होगा। अब उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी साथ में इन्वॉल्व होगा। एपिकल पोर्शन इज सेक्रेटेड, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा और न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होगा। इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया,
ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल के अंदर मौजूद जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको एपोक्राइन सेक्रेशन की मतलब मोड से जो है ना रिलीज किया जाता है। जो होलोक्राइन है हमारे पास, होलो मीन्स कंप्लीट, इसमें जो पूरा सेल के कंटेंट है सारे के सारे सेक्रेट होंगे, ठीक है। ऑल सेल कंपोनेंट्स सेक्रेटेड, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल में क्या आता है हमारे पास, इसके एग्जांपल में आते हैं सीबेशियस ग्लैंड्स, सीबम रिलीज करने वाले, ऑयल रिलीज करने वाले, ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड। इसके अलावा टार्सल ग्लैंड्स, फिर आते हैं हमारे पास साइटोक्राइन, साइटोमीन सेल, इसमें पूरा सेल रिलीज होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के साथ बंद होगी, उसमें प्रोडक्ट्स के साथ रिलीज हुआ था, ठीक है, मीन्स के प्रोडक्ट्स खुल गए थे, वो सेल जो है ना वो ऐसा समझने की लाइसेंस हो गई थी उसकी, इसमें सेल साथ ही जाएगा, ठीक है। सेल्स आर सेक्रेटेड। इसकी एग्जांपल कहाँ पे होगी, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मीन्स के टेस्टिस, और वो क्या सेक्रेट कर रहे होंगे, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्म रिलीज कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा, साइटोक्राइन मोड ऑफ रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हो गई ग्लैंड्स की, एक शेप और पैटर्न की बुनियाद पर, एक मोड ऑफ रिलीज की बुनियाद पर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास इसकी, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, ये हमारे पास है इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन। तो नंबर ऑफ सेल्स के हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक या तो वो होंगी यूनिसेलुलर, एक या तो वो होंगे हमारे पास मल्टी सेलुलर, ठीक है, सिंपल है ये तो, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो है उसकी एग्जांपल आपको पता है, गोबलेट सेल्स, और मल्टी सेलुलर में कोई भी लिख दो जितने भी हमने पीछे पढ़ लिए, ठीक है। लेट्स सपोज हम स्वेट ग्लैंड लिख लेते हैं। एक क्लासिफिकेशन ये होगी कि अंदर नंबर ऑफ बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स। दूसरी आती है नेचर ऑफ सेक्रेशन, कि वो ग्लैंड जो है वो कैसी सेक्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये है इसकी हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन, क्या, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नेचर ऑफ सेक्रेशन। कि ये जो ग्लैंड है हमारे पास ये किस किस्म की सेक्रेशन कर रहा है, उसकी जो नेचर है वो क्या है, ठीक है। तो इसके हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं। आप जो गैस कर रहे होंगे कि एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, वो हार्मोन की टाइप से, ठीक है। मैं ग्लैंड्स की सेक्रेशन की टाइप्स कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 सेरस, नंबर 2 म्यूसिन, नंबर 3 मिक्स्ड, ठीक है। अब सेरस में क्या आते हैं हमारे पास, मतलब कुछ जो चेंजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि सेरस का जब भी एक्शन होगा वो क्या होगा, इंजाइमेटिक एक्शन, ये बात आपने याद रखनी है, इंजाइमेटिक एक्शन। जबकि म्यूसिन का क्या होगा, वो या तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा बॉडी को, या फिर लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। ये तो था इनका एक्शन। अब इसकी सेरस की नेचर क्या होगी, सेरस की नेचर होगी, एंजाइम किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से, तो ये प्रोटीनिशियस होगा। जबकि दूसरी तरफ वो किस चीज़ से बना होगा, म्यूसिन से। म्यूसिन क्या होता है, म्यूकोपोलिसैकेराइड्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। अब जो इसका जो वो है साइटोप्लाज्म, वो क्या होगा, ग्रेन्यूलर होगा, ठीक है। सारा साइटोप्लाज्म इसका ग्रेन्यूलर होगा,
ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। मगर इसके केस में क्या होगा, सिर्फ एपिकल पोर्शन ग्रेन्यूल से बना होगा, एपिकल ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। फिर जो है ना हमारे पास जो सेरस की सेक्रेशन होगी, उसका जो सेल टाइप होगा उसके न्यूक्लियस सेंट्रल में मौजूद होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई। जबकि इसके केस में क्या होगा, न्यूक्लियाई पेरिफेरल की तरफ होगा, क्योंकि एपेक्स की तरफ तो हमारे पास ग्रेनुलर सेक्रेशन हो जाएगी। तो ये क्या होगा, पेरिफेरल न्यूक्लिया है हमारे पास इसमें मौजूद होगा। और दोनों के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, और गोल्जी अपरेटस भी वेल डेवलप्ड होंगे, इंपॉर्टेंट्स होंगे। ठीक है, इसकी जो स्टेनिंग है वो नॉर्मल स्टेनिंग से हो सकती है, नॉर्मल स्टेनिंग HNE। जबकि इसकी जो है ना नॉर्मल स्टेनिंग से डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगी। इसकी एग्जांपल में आते हैं हमारे पास पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। जबकि इसकी टाइप में आ जाते हैं हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक हो गया। अब मिक्स में दोनों हैं तो दोनों सारी तकरीबन सेम रहेंगी, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस होगी। इन दोनों में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो वेल डेवलप्ड था, इसमें क्या होगा, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है, और आपको पता है लिपिड की सिचुएशन में इंपॉर्टेंट था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये स्टीरॉयड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होगा, क्योंकि स्टीरॉयड्स के जो बेसिक प्रिकर्सर है वो तो कोलेस्ट्रोल है। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल है ये है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन होगी। जो 5th क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है डक टाइप की। ठीक है, आई होप इसी का आप सबको इंतज़ार था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यही पढ़ाया जाता है कि ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। देख सकते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब जो एंडोक्राइन है आपको पता है एंडोमीन के इनसाइड सेक्रेशन करेगा। मीन इनसाइड क्या है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज़ किया जाएगा, और रिलीज़ के अंदर इसको क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है, डक्ट्स की, तो ये नो डक्ट्स रिक्वायर्ड। जबकि जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उनको डक्ट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो क्या है, आउटसाइड एंड दे हैव डक्ट्स। ठीक है, फिर डक्ट्स की जो है ना मतलब अंदर पूरी क्लासिफिकेशन है, हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं कि डक्ट्स क्या चीज़ होते हैं, उसके कितने फर्दर जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर डक्ट बनाते हैं, वो हम डिटेल से नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें आप एंडोक्राइन की, कि एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड हार्मोन्स पड़ते हैं वो सारे एंडोक्राइन की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि जो एक्सोक्राइन है हमारे पास, ठीक है, उसके एग्जांपल में क्या आएगा, मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, सिंपल। अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की कंपोनेंट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं।
ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये थोड़ा सा फोकसिंग टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है ताकि आपको आसानी से याद रहे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की फर्दर कंपोनेंट्स कैसे कैसे बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो से माइक्रो की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। अब लेट सपोज ये मेरे पास एक ग्लैंड है, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्लैंड है, कोई भी है, एनोनिमस, मैंने नाम नहीं दिया इसको। यहाँ से गुजर रहा है हमारे पास डक्ट, ठीक है। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है हमारे पास मेन एक्सक्रीटरी डक्ट, मेन एक्सक्रीटरी डक्ट। इसके यहाँ पर एक छोटे से डक्ट और मौजूद होते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसके पास छोटे छोटे डक्ट्स मज़ीद मौजूद होते हैं, ठीक है। वो जो छोटे डक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है कुछ इस तरह का। अब मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर अलग से ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला डक्ट मैं बनाने लगा हूँ, ठीक हो गया। और ये इसके ऊपर क्या चीज़ मैंने बना दी है, स्ट्रक्चर बना दी है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोब, लोब, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोब। और इस स्ट्रक्चर से निकलने वाला जो ये छोटा सा डक्ट है इसको हम कहते हैं इंटरलोबर डक्ट, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है मेरे पास, ये तो मेन एक्सक्रीटरी डक्ट है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इंटरलोबर डक्ट, ठीक है। इंटरलोबर डक्ट मीन्स कि वो डक्ट जो हमारे पास लोब की सेक्रीशन लेकर किसी में उसको एक्सक्रीट कर रहा होगा, उसको एक्सक्रीट करेगा जाके जाके मेन एक्सक्रीटरी डक्ट में, और फिर वो जो है ना मतलब जो जो भी सरफेस होगी तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरलोबर डक्ट, ठीक है। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, तो ये लोब के दरमियान में, ठीक है। अब लोब के अंदर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रालोबर डक्ट। अगर इसके अंदर हो तो इसके अंदर भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास और छोटे छोटे से इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं। अब मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊंगा, सेम मैं पहले एक डक्ट बनाऊंगा बड़ा सा, से मैं एक ब्रांच निकालूंगा। अब ये डक्ट क्या है, ये है हमारे पास इंटरलोबर डक्ट। और ये जो छोटा सा डक्ट है ये कौन सा डक्ट है, ये डक्ट कहलाता है हमारे पास इंटरलोब्यूलर डक्ट, ठीक है। इंटरलोब्यूलर डक्ट, क्योंकि ये लोब्यूल के दरमियान में आता है, ठीक हो गया। अब लोब्यूल क्या चीज़ है, अब जो इसके इर्द गिर्द जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने वाला हूँ इसको हम कहते हैं लोब्यूल। मीन्स के बहुत सारे लोब्यूल मिलकर बना रहे होते हैं एक लोब, ठीक है। फिर वो लोब जो है ना वो ऑर्गन बना रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास लोब्यूल।
अब इंटरलोब्यूलर डक्ट जो है इसको हम इंट्रालोबर डक्ट भी कहते हैं। क्यों इंट्रालोबर कहते हैं? इंट्रा मीन विद इन, तो लोब के अंदर मौजूद है, समझ आइए। ये डक्ट लोब के अंदर मौजूद है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इंट्रा लोबर डक्ट। कैसे कह सकते हैं कि देखो ये इंटरलोबर डक्ट था, ठीक है। अब ये जो और इसके साथ और बहुत सारे और भी होंगे, वो किस चीज़ के इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होगा? लोब का। उनके अंदर लोब मौजूद होंगे ना, तो लोब के अंदर वाला जो डक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा लोबर डक्ट। तो इंटरलोब्यूलर डक्ट को हम कह सकते हैं इंट्रा लोबर डक्ट। ठीक हो गया? इधर मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इंटर का क्या मतलब है और इंट्रा का क्या मतलब है। तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अब अगर मैं इंट्रा लोबर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है लोब के अंदर वाला, ठीक है। और अगर मैं इंटर लोबर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि लोब्स के दरमियान वाला, कि ये एक लोब है इधर दूसरा लोब होगा। ठीक हो गया? अब देखें इसके अंदर मज़ीद जो है ना ट्यूब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये इस तरह से। और आपने ये एक नहीं समझना, ये बहुत सारे अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी। अच्छा अब देखें जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या चीज़ शो करेगा? वो हमारे पास एक लोब्यूल शो करेगा, एक लोब्यूल शो करेगा, ठीक है। तो मैं इधर सबसे पहले बनाऊंगा डक्ट। अब ये कौन सा डक्ट है? ये वाला डक्ट है, मीन्स कि ये वाला डक्ट है। और ये कौन सा डक्ट है? ये वाला डक्ट था। और फिर कौन सा डक्ट था? ये वाला। मीन्स कि ये सारा चेन है, सिक्रीशन होती जाती है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर अटैच होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे एसाइनी अटैच होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास लोब्यूल था। अब लोब्यूल का स्ट्रक्चर हमने खोल लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने ये लोब का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, फिर हमने लोब्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे पास सेल्स, जो कि क्या कर रहे होंगे? सिक्रीशन कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, ये क्या कर रहे हैं? सिक्रीशन कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मौजूद थे, तो ये जो साइडों पे उनको असाइनर कहते हैं, और जो सेंटर पे होते हैं उनको सेंटर असाइनर कहते हैं, ठीक है। असाइनर से सेक्रीशन होती है, सेंटर असाइनर में आती है, और फिर वो जाके किस चीज़ में चली जाती है? इंटरकैलेटेड डक्ट्स। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट्स, ठीक है। इंटरलोब्यूलर हो गए। अब देखें, इंटरलोबर हो गए, इंटरलोब्यूलर हो गए। अब लोब्यूल्स के दरमियान के अंदर जो मौजूद डक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंट्रा लोब्यूलर डक्ट, ठीक है। ये वाला डक्ट, ये नाम लिख, क्या कहते हैं इसको? इंट्रा लोब्यूलर डक्ट, मीन्स के लोब्यूल्स के अंदर वाला डक्ट। ये थे लोब्यूल्स के अंदर, ये वाला डक्ट है जो लोब्यूल्स को कनेक्ट कर रहा था, वो इंटरलोब्यूलर था।
अगर इसके अंदर ये वाले जो डक्ट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रालोब्यूलर डक्ट। हमने इसका अलग से स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिए, ठीक है। कि किस तरह से जो ये वाले पोर्शन है ये अटैच होंगे, ये हमने इस पोर्शन को अलग से बनाया था ना, ठीक है। ये जो एक पोर्शन है मीन्स कि ये ब्लैक और ब्लू है, यहाँ पर हमने इसको ब्लैक और रेड बनाया है, ठीक है। अब देखें जो इंट्रालोब्यूलर डक्ट है ये वाला, ये आगे किस चीज़ से कनेक्ट है, ये छोटे छोटे डक्ट से, ये देखिए जो क्या के सेल से कनेक्ट है। इन छोटे डक्ट्स को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट्स, इंटरकैलेटेड डक्ट्स, ठीक है। और इंटरकैलेटेड डक्ट्स आगे किस चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं एसाइनर या फिर सेंट्रो एसाइनर सेल्स के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं माइक्रो से मैक्रो की तरफ दोबारा जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, एसाइनर सेल्स होते हैं, ठीक है। वो लेके जाते हैं एक्सक्रीशंस को सेंट्रो एसाइनर में या साइनस में, ठीक है। वो लेके जाते हैं इंटरकैलेटेड में, और इंटरकैलेटेड जो है इंटरकैलेटेड जो है वो आगे लेके जाते हैं इंट्रालोब्यूलर में, इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स के अंदर। फिर वो लेके जाते हैं इंटरलोब्यूलर डक्ट्स के अंदर, वो लेके जाते हैं फिर वो लेके जाते हैं इंटर लोबर डक्ट्स के अंदर, ठीक है। इंटरलोब्यूलर मीन्स के लोब्यूल्स के दरमियान में, और ये फिर लोब्स के दरमियान में। इंट्रालोब्यूलर तो इंटरलोब्यूलर हो गई ना, इंट्रालोबर तो इंटरलोब्यूलर ही हो गई ना। और फिर ये लेके जाते हैं मेन एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर। तो इस तरह से इनका पाथवे होता है कंटिन्यू। ठीक हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी है, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो इंटरकैलेटेड डक्ट्स होते हैं हमारे पास, ये होते हैं क्यूबॉइडल प्लस मायोएपिथेलियल से बने हुए। मीन्स इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आगे फ्लूइड को पुश करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंट्रालोब्यूलर, तो ये होते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अब स्ट्रेटिफाइड और सिंपल आपको हिस्टोलॉजी जैसे याद होना चाहिए कि सिंपल होते हैं एक लेयर होती है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड की एक से ज़्यादा लेयर होती है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्लस स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। जो इंटरलोब्यूलर होते हैं हमारे पास, ये बने होते हैं सिंपल कोलमनर से, सिंपल कोलमनर। जो इंटरलोबर डक्ट्स हैं हमारे पास ये बने होते हैं सीडो कोलमनर से। और ये मेजॉरिटी ऑफ एपिथेलियम से मिक्स, ठीक है। अगर सेक्रीशन करेगा तो फिर के बॉर्डर से बना होगा। अगर बड़ा ऑर्गन है, बड़ी सेक्रीशन करेगा, एक्सोक्राइन सेक्रीशन करेगा तो एक बना होगा स्ट्रेटिफाइड से। और अगर एंडोक्राइन सेक्रीशन करेगा तो फिर बना होगा सिंपल क्यूबॉइडल से। कुछ ऑर्गन्स के केस में क्या होता है कि इंटरकैलेटेड से लेकर इंटरलोबर तक का जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे स्ट्राइएशंस होते हैं, ठीक है। तो इनको मिलकर हम स्ट्राइएटेड डक्ट्स भी कहते हैं। और स्ट्राइएटेड डक्ट्स इनको क्यों कहते हैं, इनके अंदर बहुत सारे स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं जो कि किस चीज़ से बनी होती, जो कि क्या मौजूद होते हैं उनके अंदर, ठीक है।
आयन पंप्स बहुत सारे मौजूद होते हैं जो कि सेक्रीशन और गेटवे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्लैंड्स है उनकी हमारे पास क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हमने ग्लैंड्स के आज 5 क्लासिफिकेशन मीन्स के 5 उसके कंपोनेंट्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि उसकी शेप और पैटर्न की बुनियाद पर क्या डिफरेंसेस होते हैं, फिर हमने पढ़ा नंबर की बुनियाद पर, फिर हमने पढ़ा डक्ट्स की बुनियाद पर, फिर हमने पढ़ा मोड ऑफ सेक्रीशन की बुनियाद पर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ग्लैंड्स की सेक्रीशन। अब हम आते हैं हार्मोन्स की तरफ कि हार्मोन्स क्या चीज़ है, उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर हार्मोन्स। तो दीज आर केमिकल सेक्रीशंस। केमिकल सेक्रीशंस, ठीक है। अब कुछ बुक में लिखा है केमिकल सेक्रीशन दैट अल्टर आवर होम्योस्टेसिस। ठीक है, कि होम्योस्टेसिस को अल्टर करते हैं। मगर आपको पता है कि टीयर भी एक हार्मोन ही है, मगर टीयर कौन से होम्योस्टेसिस का अल्टर करता है? किसी को भी नहीं। स्वेट है वो होम्योस्टेसिस को अल्टर करता है, कैसे? थर्मोरेगुलेशन में मदद देता है, बाकी हार्मोन्स करते हैं। मगर आपने सिर्फ केमिकल सेक्रीशन याद रख। ये डेफिनेशन भी गलत है कि हार्मोन्स आर द केमिकल सेक्रीशन दैट आर सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जिनको ग्लैंड सेक्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, हम अब उनकी क्लासिफिकेशन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हार्मोन की हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन। जिस तरह हमने ग्लैंड्स क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, तो हम हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में इसकी क्लास आती है regulation. On the basis of regulation, सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। हमारे पास हार्मोन्स के कितने टाइप्स हैं? तो रेगुलेशन की बुनियाद पर हमारे पास हार्मोन्स की आती है मेन जो 2 टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 ट्रॉफिक, नंबर 2 एट्रोफिक या नास्टिक या प्राइमरी। ठीक है, जो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं ये दूसरे हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, दे स्टिमुलेट अदर्स। स्टिमुलेट अदर हार्मोन्स, और इनका नाम जो होता है वो बता रहा होता है कि ये ट्रॉफिक हार्मोन्स है। फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर मीडियन से रिलीज होने वाला मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब इसका हार्मोन क्या है? थायराइड। ये खुद हार्मोन है, मगर ये किसको हार्मोन को स्टिमुलेट करता है? थायराइड की रिलीज में हेल्प देता है, ये मेलानिन की रिलीज में हेल्पफुल होता है, हालांकि खुद भी एक हार्मोन है। ठीक है, दूसरी तरफ एट्रोफिक प्राइमरी जो खुद ही होते हैं, जिनकी एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास सॉरी स्टिमुलेशन, इसकी एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास कोर्टिसोल। सेकंड क्लासिफिकेशन आती है हमारे पास हार्मोन्स के अंदर, वो है सॉल्युबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर हमारे पास हार्मोन्स की आ जाती हैं 2 मेन सब क्लासेस। ठीक है, एक वो जो वाटर सॉल्युबल है, एक वो जो फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल है वो ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिनकी एग्जांपल में आते हैं हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन्स, जैसे कि इंसुलिन जो अमीनो एसिड ही है, मगर कुछ उसमें प्रोटीन भी लिखा है। बहरहाल प्रोटीन अमीनो एसिड दोनों का वाटर सॉल्युबल है ऑब्वियसली। ठीक है,
दूसरी तरफ फैट सॉल्युबल में आ जाते हैं हमारे पास, जो कि फैट से बने होते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स आते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स में स्टेरॉयड हार्मोन ही आते हैं, ठीक है। कोर्टिसोल हो गया। ये थे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऐसी क्लासिफिकेशन आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कि ओरिजिन की बुनियाद पर हमारे पास हार्मोन्स की कितने टाइप्स हैं। तो ओरिजिन की बुनियाद पर भी हार्मोन्स की हमारे पास आती हैं 2 मेन टाइप्स, ठीक है। नंबर ग्लैंडुलर और ए ग्लैंडुलर। गेस कर सकते हैं। ग्लैंडुलर तो आपको पता है, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें लिखता हूँ secreted from gland फॉर एग्जाम्पल क्या है इस एग्जाम्पल में हमारे पास थायराइड, ठीक है। इसी तरह जो है पैराथॉर्मोन, कोई भी आप लिख सकते हैं, कोर्टिसोल वगैरह। एक ग्लैंडुलर में क्या है, कोई एग्जाम्पल एक ग्लैंडुलर की टाइप्स में आते हैं हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंटरल्यूकिन्स, मोनोसाइट्स वगैरह जो रिलीज करते हैं इनको। तो ये हमारे पास ऐसे किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि बगैर ग्लैंड के रिलीज हो रहे हैं। अब ये कोई ग्लैंड नहीं है मोनोसाइट्स, ना ही ये कोई ग्लैंड है हमारे पास हिस्टामीन, ठीक है, वो हिस्टामीन रिलीज करते हैं। इस तरह एपिथेलियल टिश्यूज जो अदर होते हैं वो भी रिलीज करते हैं, ठीक है, जो ग्लैंड में नहीं आते। और जो ग्लैंड से रिलीज करने वाले होते हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, पेनक्रियास खुद भी है वगैरह वगैरह। फिर आ जाते हैं हमारे पास इसकी सिग्नलिंग की बुनियाद पर इसकी फर्दर टाइप। सिग्नलिंग की बुनियाद पर इसके हमारे पास 4 मेन टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे की बुनियाद पर हार्मोन्स की हमारे पास सबसे पहली टाइप आती है एंडोक्राइन। सेकंड आती है इसकी पैराक्राइन। थर्ड आती है हमारे पास ऑटोक्राइन। और फोर्थ आती है हमारे पास एक्सोक्राइन, ठीक है। अब जो एंडोक्राइन है हमारे पास ऑब्वियसली ब्लड सिस्टम में एंटर होते हैं, सिंपल है, ठीक है। थायराइड, पैराक्राइन में क्या होता है कि जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको इंफॉर्मेशन या सब्सटेंस सेक्रीट किया जाता है। इसी एग्जांपल में आता है, ठीक है, यहाँ पहले नेबर्स लिख लूँ। नेबर सेक्रीशन होती है, ठीक है। और इसके अंदर आते कौन से हैं हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरीज, जो कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिस्पेक्टिवली रिलीज कर रहे होते हैं। तो पैराक्राइन के हम एक निशानी कह सकते हैं कि वो कभी रिलीज होते हैं, प्यूबर्टी। अच्छा, ऑटोक्राइन ये खुद को ही जो है ना सिग्नल प्रोवाइड करते हैं दोबारा से। फॉर एग्जांपल जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इंटरल्यूकिन सेक्रेट करते हैं, फिर इंटरल्यूकिन उनके रिसेप्टर्स को एक्सपोज करते हैं, फिर वो उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ रेगुलेटेड। और इस एग्जाम्पल में क्या आ जाता है इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
जबकि जो एक्सोक्राइन है तो आपको पता है डक्ट्स में जाता है, स्वेट ग्लैंड, सिंपल। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और लास्ट क्लास है वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमारे पास हार्मोन कितने तरह के होते हैं? कुछ बुक्स में 4 लिखे, कुछ में 3 लिखे, बार 3 4 दोनों एंड उनका सेम ही आता है, ठीक है, अगर आप समराइज करें तो। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इसमें प्रोटीन्स, ठीक है, मीन्स के जिनका नेचर प्रोटीनिशियस होगा। फिर आते हैं हमारे पास एमिनो एसिड डेरिवेटिव, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, वो 50 एमिनो एसिड हैं, तो इसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन होती है। बहरहाल उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सेल से रिलीज होते हैं तो वो सेम ही होते हैं, इसलिए हम उनको एक कैटेगरी में स्टडी करते हैं। और आते हैं हमारे पास स्टीरॉइड्स, ठीक है। अब सबसे पहली क्लासिफिक मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो प्रोटीनिशियस होते हैं हमारे पास ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, पीछे हमने एक दफ़ा कहा भी है, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, ये भी होते हैं हाइड्रोफिलिक, जबकि ये होते हैं लायोफिलिक, लिपोफिलिक, लायोफिलिक, ठीक है, मीन्स कि हाइड्रोफोबिक होंगे। ये जो होते हैं प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स वाले ये इम्परमेबल होते हैं, मीन्स कि मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये भी इम्परमेबल होते हैं। क्यों इम्परमेबल होते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक हैं, और जैसे मेम्ब्रेन जो है उस जहाँ पे इन्होंने एंटर होना होते हैं तो वो तो हाइड्रोफोबिक होते हैं हमारे पास, तो इसलिए नहीं जा सकते हैं। जबकि जो स्टीराइड्स हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, परमेबल होते हैं। अब देखें, जब ये दोनों इम्परमेबल है तो इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद होने चाहिए? इनके रिसेप्टर मौजूद होने चाहिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। मगर प्रोटीन्स का तो ठीक है, मगर एमीन्स का ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और ये कैसे जाता है न्यूक्लियस तक? वेजिकल की फॉर्म में। ये वेजिकल बना लेता है, ऐसा वेजिकल जो लिपोफिलिक होता है, जो परमिएबल होता है, और परमिएबिलिटी का फ़ायदा उठाते ही अंदर आज के कहाँ पे एक्ट करता है? न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट करता है। दूसरा, प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं हमारे पास, वो वेजिकल की फॉर्म में स्टोर होते हैं जब रिलीज होते हैं, ठीक है, स्टोर्ड इन वेजिकल्स। फिर जब इनकी ज़रूरत होती है तो इनको रिलीज़ किया जाता है। सिमिलरली ये भी हमारे पास वेजिकल के फॉर्म में ही स्टोर्ड रहते हैं, जबकि ये बनते हैं और रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जब भी इनकी ज़रूरत होती है रिलीज़ कर दिए जाते हैं और बना दिए जाते हैं, रिलीज एंड प्रोड्यूस्ड। जब इनकी ज़रूरत होती है तब इनको बना दे के रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे पास, ये वाला कैसे काम करते होते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करके काम करते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट, जबकि जो ये हमारे पास ये जीन एक्सप्रेशन में काम करते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन में काम करेंगे तो क्या होगा, डीएनए की एक्सप्रेशन करेंगे, कोडिंग होगी, ठीक है, एमआरएनए, डीआरएनए, तो उनसे क्या बनता है एंड प्रोडक्ट जाके प्रोटीन्स बनते हैं। अब देखिए स्टीरॉइड्स भी क्या बना रहे हैं आखिर में जाके, प्रोटीन्स ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं समझना कि स्टीरॉइड्स हार्मोन स्टीरॉइड्स बनाएंगे, प्रोटीन्स हार्मोन प्रोटीन्स बनाएंगे, नेवर।
अब देखें क्या होता है नेक्स्ट, जो हमारे पास प्रोटीन्स वाले हैं, ठीक है, इनके अंदर जो हार्मोन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्री हार्मोन। मीन्स कि वो हार्मोन की पहले से मॉडिफिकेशन होती है। जबकि इसमें क्या होती है, पोस्ट मॉडिफिकेशन होती है। क्योंकि इसने अकॉर्डिंग टू द नीड बनना और रिलीज होना है, ठीक है, ओके। फिर क्या आता है हमारे पास कि जो प्रोटीनिशियस है इनका इफेक्ट शॉर्ट होता है, शॉर्ट इफेक्ट। जबकि जो इसका इफेक्ट है ये क्या होगा हमारे पास, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। और आप गैस करें इनमें से कौन सा जल्दी सिक्रीशन होगी, किसकी जल्दी सिक्रीशन होनी चाहिए, प्रोटीन्स की। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। क्विक सेक्रेशन। जबकि जो स्टीरॉयड्स हैं उनकी सेक्रेशन स्लो होती है। क्यों स्लो होती है, क्योंकि उन्होंने बनना भी होता है, जीन एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, सारा डीएनए की कोडिंग होती है, फिर एमआरएनए आरएनए वो सोमल के पास ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस करेगा, अमीनो एसिड जोड़ेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो वो स्लो प्रोसेस होगा। तो इनकी सेक्रेशन क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। होगी ऑन द डिमांड, मतलब जब ज़रूरत होगी तो तभी चाहिए होगा, मगर स्लो होगी, ठीक हो गया। और जो ये है हमारे पास इसके केस में कि अगर हमारे पास ये पोस्ट मॉडिफिकेशन है या प्री, तो इसमें दोनों होती है, ठीक है, प्री प्लस पोस्ट मॉडिफिकेशन, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है इफेक्ट इसका भी शॉर्ट होता है और लॉन्ग टर्म वाले इफेक्ट भी मौजूद होते हैं, ये दोनों ही कैटेगरी में आ जाते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है हमारे पास स्टीरॉयड्स की, वो है कि इनके अंदर जो सेक्रेशन होती है वो कंस्टिट्यूटिव होती है। मीन्स के अंदर चीज़ें ऐड होती रहती हैं, जो चीज़ आपने बनानी जैसी भी इसको रेगुलेशन करना होता है, ठीक है। मगर इसकी रेगुलेशन ऐसी होती है कि इसको जो भी कमांड आता है उसकी बुनियाद पर इसको हम बना के रिलीज कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेशन में आता है। जबकि जो हमारे पास प्रोटीनिशियस है ये क्या करते हैं, इनकी सेक्रेशन होती है रेगुलेटरी, क्योंकि ये प्री हार्मोन है, इनकी पहले से रेगुलेशन चाहिए होती है। रेगुलेटरी सेक्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ग्लैंड्स की भी हमने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ ली, और हार्मोन्स की, ग्लैंड्स की हमने 5 क्लासिफिकेशन किस तरह पढ़ी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट टाइप। दूसरी तरफ हमने हार्मोन्स क्लासिफिकेशन पढ़ी है, तो वो भी 5 तरह के पढ़ी है। कौन कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ सोलबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नलिंग। तो इस तरह से हमारे पास जो है इनकी क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पास हार्मोन, ये वाले जो हार्मोन्स है कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक। मीन्स कि सेकेंड मैसेंजर पाथवे क्या चीज़ है, सिग्नलिंग पाथवे क्या चीज़ है, ये कैसे एक्शन करेंगे, ये कैसे एक्शन करेंगे, और फिर ये आगे जाकर सरफेस पे कैसे एक्शन करेंगे, तो वो हम सारा कुछ किस चीज़ में स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी। और हार्मोन्स की डिफिनेशन याद रखना, केमिकल सेक्रेशन के आगे कुछ नहीं लगाना। अगर आपने केमिकल सेक्रेशन के आगे ऐसा लगा दिया कि रेगुलेट होम्योस्टेसिस, तो आप इस केस में गलत हो जाएगी कि टीएस कोई भी होम्योस्टेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ये नहीं है कि अगर बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आप रोने लग जाओगे कि मैं पानी कम कर रहा हूँ, नहीं, इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह हो सकता है कि ऑस्मोल रेगुलेशन कर रहे हैं कि मैं इसके साल्ट ज़्यादा हो गए तो रोने की वजह से आप साल्ट कम कर पाओगे, नहीं, ठीक है। तो कुछ जगह एक्सेप्शन ज़रूर होती है, तो इसलिए आप ऐसी डेफिनेशन रखें जो सारे एक्सेप्शन पर पूरा उतर सके। और केमिकल सेक्रेशन कम्प्लीटली है, ठीक है। कुछ लोग लिखते हैं केमिकल मैसेंजर्स। अब मैसेंजर्स तभी होंगे हमारे पास जब वो दूसरे सेल्स को रेगुलेट कर रहे होंगे। अगर वो दूसरे सेल को रेगुलेट नहीं कर रहे होंगे, खुद एक हार्मोन होंगे, तो वो क्या मैसेज लेके जाएंगे, नथिंग, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना टॉपिक ख़त्म होता है।